गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू लेजर टॉक्स। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हमारा पहला वीडियो आ चुका है। तो एज आई सेड कि मैं 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस ये चैनल के थ्रू आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड उसके हिसाब से हमारा पहला वीडियो आज अपलोड हुआ है और हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये चैप्टर में ऑलरेडी मैंने पेपर फॉर्मेट समझाते टाइम पेपर फॉर्मेट वाला वीडियो आप देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न। उसमें मैंने ऑलरेडी बोला है आपको 12 मार्क्स का कंपलसरी एक प्रॉब्लम आएगा और आपको इसमें ऑन एन एवरेज 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑन एन एवरेज 2 या 1 के भी आ सकते हैं, डिपेंड। ठीक है। नाउ चैप्टर का नाम और एक बार देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो दो चीजें हैं इसमें। तो ये वीडियो आपको दो वर्जन में मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डेफिनेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस, फीचर्स के कुछ पॉइंट ले लूंगा और मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, तो सबको ऑन एन एवरेज 11th स्टैंडर्ड 11th ग्रेड में आपने पार्टनरशिप पढ़ाई है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ पार्टनरशिप कि बाबा this is association of people who are coming together and their main motive is to conduct business and share profit and losses out of the same। तो वो बिजनेस कंडक्ट करेंगे, जो भी पार्टनर्स है वो लोग मिलकर बिजनेस कंडक्ट करेंगे एंड उसमें से जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आता है वो लोग शेयर करेंगे। ये पार्टनरशिप का बेसिक एसेंस है। इन इंडिया पार्टनरशिप बिजनेस इज गाइडेड एंड इट इज अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इंडिया में इंडियन पार्टनर जो भी पार्टनरशिप का बिजनेस होता है वो किसके हिसाब से होता है, किसके गाइडेंस से होता है, किसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। सॉरी। तो ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको यू कैन सी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। कितने पार्टनर्स होते हैं इसमें? मिनिमम 2। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म चालू करना है तो मिनिमम आपके पास 2 पार्टनर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 50। दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड बाद में एक अमेंडमेंट भी हुआ है 2014 में। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में उतना डिटेली नहीं पता, बट कंपनीज एक्ट ने बताया कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होने चाहिए। तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है। दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अमेंडमेंट इन 2014। ठीक है ना। भी ये वीडियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं बोलूंगा ये है डेफिनेशन। ये आपको एग्जाम में आता है आंसर इन वन सेंटेंस में। आंसर इन वन सेंटेंस में नॉर्मली ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। डिफाइन पार्टनरशिप। हम ये डेफिनेशन देख लेंगे। तो क्या है बाबा डेफिनेशन? इट इज रिलेशन बिटवीन पर्संस। लेट मी मार्क ईच एंड एवरीथिंग टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मार्क करके पढ़ा तो आपको ये क्या क्या है। इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन। तो पार्टनरशिप जो है ये लोगों के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। अगर मैं और मेरे दो दोस्त लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्रेंड्स आर डूइंग बिजनेस, इट मीन्स दैट पार्टनर्स आर डूइंग बिजनेस। ठीक है। आवर रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द bonding we share in business, whatever things we are doing in business. For example, my friends and मैं और मेरे फ्रेंड्स फॉर टाइम पास तो बिजनेस नहीं करेंगे। तो हमारा बिजनेस करने का मोटो वहां पे क्या होगा कि भाई हमको बिजनेस अच्छे से करना है और हमको इसमें से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने। तो दिस डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द सेंटेंस इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। हमने क्या एग्री किया हुआ है? वी हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अभी प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है। डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट्स ही दिया, आपको वही वर्ड यूज करना है। तो हमने क्या एग्री किया है? सबसे पहले वर्ड इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है पार्टनरशिप का रिलेशन है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हमने क्या एग्री किया है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा तो जो भी लॉसेस आएंगे वो शेयर करेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? डेफिनेशन क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब बिजनेस मिलके चलाएंगे तो सब मिलके चलाएंगे। सब मतलब कौन? मैक्सिमम कितने लोग हैं? अगर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है तो 50 के 50 पार्टनर्स मिलके चलाएंगे।
और लास्ट पार्ट ये बोलता है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसमें दो पर्सपेक्टिव्स है, मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके चलाएंगे या सब लोग उसके ओनरशिप मैनेजमेंट सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एनी और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका दो मतलब निकलता है। मैं दोनों चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी सोचो मेरा बिजनेस है, होटल बिजनेस है, हमारे 15 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अभी 15 पार्टनर्स में से 5 पार्टनर्स एक्चुअली इंडिया में है और बाकी जो 10 है वो आते जाते रहते हैं, मतलब अब्रॉड वाले लोग हैं। मतलब आते जाते रहते हैं, वो लोग रेगुलरली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, बट दे आर पार्टनर्स टू द फर्म, बट दे डोंट रेगुलरली वर्किंग में काम नहीं बटा सकते। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 15 पार्टनर्स है, तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 5 काम कर रहे हैं, बाकी 10 तो आ रहे जा रहे हैं, उनका काम ऐसा हो रहा है। तो वी कैन से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये 15 लोगों के लिए 5 जन मेहनत करके काम कर रहे हैं या 5 जन ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। तो दैट इज वन पर्सपेक्टिव। सेकेंड पर्सपेक्टिव सेज दैट अगर सोचो 15-10 पार्टनर है, सोचो सेकेंड एग्जांपल में हम ले लेंगे 10 पार्टनर्स है, 5 पार्टनर ने मिलके लोन ले लिया बैंक से। 5 पार्टनर ने मिलके क्या ले लिया? लोन ले लिया पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे। तो ऑटोमेटिकली 10 के 10 लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स है? 10 पार्टनर्स है, उसमें से 5 लोगों ने बैंक लोन ले लिया पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे। पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, तो जो रेस्ट बैलेंस 5 पार्टनर्स है, दे मे बी अवेयर ऑफ इट, दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। दो चीजें हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माना जाएगा 10 to 10 पीपल, 10 to 10 पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बैंक लोन। क्लियर? देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स आप समझ के फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज द डेफिनेशन। सेक्शन 4, अगर अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लिखना है? डिफाइन पार्टनरशिप अगर क्वेश्चन आता है, यू शुड राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, देन यू हैव टू स्टार्ट दिस डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये नॉर्मली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. The second part of the video which we are aiming today is features of partnership. ठीक है, ये जल्दी से हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये मैंने अब जैसे आपको बोला ये चैप्टर का जो थियरी का पार्ट है वो मैं आपको 2 वीडियो में बताने वाला हूं। तो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के मैं कुछ फीचर्स ले लूंगा जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहला फीचर जो मैं लूंगा वो है एग्रीमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसे बताया पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। तो रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होगा? रिलेशनशिप ये एग्रीमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश होगा। ये एग्रीमेंट को हम बुलाते हैं पार्टनरशिप डीड। तो आप उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बुलाना है, आपने उसको क्या बुलाना है? पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, दोनों भी चलता है। बट सबसे ज्यादा वैल्यू किसको है? रिटर्न एग्रीमेंट को। सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किसको मिलेगा? रिटर्न एग्रीमेंट को। तो पार्टनरशिप डीड ये एस्टैब्लिश करता है कि ये लोग एक रिलेशन में है, एक बिजनेस रिलेशन में है और उनके बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, वो एग्रीमेंट में आपको मिल जाएगा। वो एग्रीमेंट को आप क्या बुलाते हो? पार्टनरशिप डीड बुलाते हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर देख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया। मिनिमम आपके पास कितने पार्टनर्स होना चाहिए पार्टनरशिप चलाने के लिए? 2। और मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए 50। ये दोनों अगर ये दिस इज द क्राइटेरिया एज पर विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013, अमेंडमेंट 2014। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको दिया हुआ है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। Let's go to the next feature which is considered important to us. Lawful business. Lawful business. लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है आप पार्टनरशिप के अंडर जो भी बिजनेस कर रहे हो, इट शुड बी लीगल इन नेचर। व्हाट इन नेचर? लीगल इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट
लॉ ऑफ द लैंड, जो भी देश में हो, अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में है तो हमारे लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, हमारे लॉ के साथ चलने वाले बिजनेस होंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया है और आपने ये डिसाइड किया है कि आप लोग सोना स्मगल करोगे, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंडिया में दैट इज इलीगल। तो आपका बिजनेस क्या होगा, आपका बिजनेस एक्सेप्टेबल नहीं है और आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर भी नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी आपने ये 11th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है आपकी लाइबिलिटी आपके कैपिटल तक लिमिटेड नहीं है। ये सेंटेंस आप लोग याद रख दीजिए, यू शुड रिमेंबर दिस। योर लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, your liability is not limited to your capital investment. Abhi I will take an example. Now your partnership firm has a liability of 10 lakhs. What is your partnership firm's liability? 10 lakhs. Now you have decided to sell the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म को सेल करके हमको 8 लाख रुपीज ही मिलता है। पार्टनरशिप फर्म को सेल करने से हमको 8 लाख मिलता है। तो व्हाट इज द स्टेटस हियर? व्हाट इज द स्टेटस हियर? -2 lakhs। ठीक है। अब ये -2 lakhs हमको भरना पड़ेगा, वी हैव टू पे दिस एज पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द रूल सेज दैट इफ business assets are not sufficient to pay off the business liability, then पार्टनर्स का पर्सनल असेट अटैच करके ये लाइबिलिटी आपको क्लियर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? इफ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू सैटिस्फाई अ बिजनेस लाइबिलिटी और रीपे ए बिजनेस लाइबिलिटी, देन पार्टनर का पर्सनल असेट अटैच करके आपको वो लाइबिलिटी क्लियर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द ग्लिच हियर? पर्सनल असेट। पर्सनल असेट आपको पे करना, पर्सनल असेट के थ्रू आप वो लाइबिलिटी सेटल कर सकते हो। ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फीचर। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वही ले रहा हूं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के मामले में आपको यह बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है ऑल ओवर इंडिया, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। ठीक है। इट इज ऑप्शनल ऑल ओवर इंडिया, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। कुछ स्टेट में कंपल्सरी है बच्चा, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। तो आपको क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए। रीजन भी है। तो आप और आपके पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, यू नीड द हेल्प ऑफ द लॉ, यू नीड द हेल्प ऑफ कोर्ट्स। तो हाउ विल यू प्रोसीड? देखो, रजिस्ट्रेशन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? रजिस्ट्रेशन मतलब यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन द आईज ऑफ द लॉ यू आर एग्जिस्टिंग। लॉ लॉ को पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, एक एंटिटी है, एक पार्टनरशिप फर्म है कि जो एग्जिस्ट करता है। तो अभी आप कोर्ट में जाओगे, आपने रजिस्टर करा नहीं, आप पुलिस के पास जा रहे हो, पुलिस बोलेगा क्या सबूत है कि तुम पार्टनरशिप फर्म हो? तो क्या दिखाओगे? रजिस्ट्रेशन करा है? नहीं करा है। एक एग्रीमेंट है आपके हाथ में जिसको आप पार्टनरशिप डीड बुला रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर आपका बिजनेस जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। एंड फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो आप लॉ का हेल्प सीख कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आपको हेल्पफुल होगा, एक्चुअली इट विल हेल्प यू। ठीक है। दैट इज वन एस्पेक्ट। वन थिंग इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी ये क्या है? देखो, अभी यहां पे एक थिंग इज जॉइंट ओनरशिप एंड जॉइंट मैनेजमेंट। एज एवरी पार्टनर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बिजनेस, ही इज ऑटोमेटिकली एन ओनर। हर एक पार्टनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलो वहां पे कुछ एग्जाम्पशंस है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब उनका स्टेटस क्या हुआ? बिजनेस के ओनर का है। एट द सेम टाइम दे कैन पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज। बिजनेस के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम दे आर ओनर्स, एट द सेम टाइम they can participate in the management also. So joint ownership and joint management, this is the concept
कि वहां पे उसको ओनर का भी स्टेटस है, एट द सेम टाइम वो पार्टिसिपेट मतलब बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट रोल में भी उतर सकता है, दोनों चीज में दे कैन गेट है। सेवेंथ पॉइंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। अभी मैं आपको ये एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अभी सोचो ये एक फर्म है, यहाँ पे ए बी सी और डी, कितने पार्टनर्स है? 4 पार्टनर्स है। तो लेट्स सी दिस, ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए बी सी डी, इनके बीच में का जो रिलेशन है, इनको हम प्रिंसिपल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनके बीच में का जो रिलेशन है, इसको आप क्या बुलाएंगे? प्रिंसिपल रिलेशन। अभी सोचो पार्टनरशिप फर्म को एक लोन की जरूरत है एंड दे नीड 10 lakhs का लोन, तो दे हैव डिसाइडेड टू गो टू बैंक। यहाँ पे बैंक बना देते हैं, रुको, दे हैव डिसाइडेड टू गो टू बैंक। ठीक है, तो ए बी सी डी ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स है, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि 10 लाख का लोन लगेगा और ए जाके बात करने वाला है, तो ए जाएगा बैंक में बात करने के लिए। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज एजेंट। क्यों मालूम है? क्योंकि ए यहां पे फर्म को रिप्रेजेंट करने वाला है। ए जो पार्टनरशिप फर्म ए बी सी डी का पार्टनर है, वो पूरे पार्टनरशिप फर्म को बैंक के सामने रिप्रेजेंट करने वाला है। वो वहां पे जाके वो नहीं बोलेगा कि मैं ए हूं, मुझे लोन चाहिए। वो बोलेगा नहीं, मैं एबीसीडी पार्टनरशिप फर्म से आया हूं, मैं उनका पार्टनर ए हूं और हमको लोन की जरूरत है। तो ये जो रिलेशन होता है आउटसाइडर्स के साथ, दिस इज कॉल्ड एज एजेंट रिलेशनशिप। क्लियर? अंडरस्टूड? Let's go to the last point of the features, that is called dissolution. Dissolution. अभी डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है क्लोजर, वाइंडिंग अप। ठीक है, बिजनेस बंद करना है, पार्टनरशिप फर्म बंद करना है, पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप करना है। वाइंड अप करना मतलब बंद करना है। तो इसके लिए रूल क्या है? इसके लिए रूल है, कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म बंद करना चाहता है, डिसोल्यूट करना चाहता है, तो ही और शी हैज टू गिव 14 days प्रायर नोटिस। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बंद करना चाहता है, तो 14 दिन के पहले उनको पार्टनर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम पार्टनरशिप फर्म बंद करना चाहते हैं, जो भी एक्सवाइजेड रीजन होगा वो रीजन के लिए, बट 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना है। दूसरी चीज, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अभी आई थिंक यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट। तो 3 कॉन्सेप्ट है। रिटायर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करने का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। दे कैन, पार्टनरशिप रूल के हिसाब से डिसॉल्व करना ही पड़ता है। तो ये 2 चीजें हैं, एक तो आप 14 डेज का नोटिस देकर क्लोज करवा दो, या आप ये रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंट, ये तीनों अगर चीज आ गए तो भी आप माइंड अप करवा सकते हो। तो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स योर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप अपने कमेंट सेक्शन यूज कीजिए, उसमें मुझसे डाउट्स पूछिए। ज्यादा से ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक छोटा सा चीज है, पार्टनरशिप डीड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो पार्टनरशिप डीड मैंने जैसे बोला, दैट इज द एग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट एक्चुअली एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। तो वो एग्रीमेंट के थ्रू आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ये हो गया आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सेकेंड, मेन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपको पता चल जाएगा। थर्ड,
name and address of partners. Fourth, capital contribution बाय पार्टनर्स। बाबा कितने कितने पैसे पार्टनर्स ने डाले हैं, कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म में कितना कितना रुपया डाला है। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ये मेंशन कर देता हूं। और एक चीज इसमें होती है, बहुत सारी चीज होती है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहा हूं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। जस्ट और भी है, मैंने सिर्फ कुछ कुछ चीजें कवर की है। पार्टनरशिप डीड एक्चुअली गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मेन बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, ड्यूरेशन। क्योंकि कुछ कुछ पार्टनर्स कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही रहते हैं, वो टाइम पीरियड के बाद वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ देते हैं या उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो ड्यूरेशन इज ऑल्सो मेंशन। फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स की बाबा हाउ मच कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। फिफ्थ पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड। तो अभी बिजनेस हो रहा है, पार्टनरशिप है, तो प्रॉफिट या लॉस तो निकलेगा, तो ऑन व्हाट बेसिस इट विल बी शेयर्ड, तो रेशियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। देयर आर और मेनी थिंग्स बेटा, सैलरी, अगर पार्टनर्स को आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, और कोई शेयर दे रहे हो, तो वो सब उसमें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, तो आई जस्ट टुक सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी आप बोलेंगे सर प्रोविजंस क्या होता है। प्रोविजंस बच्चा ये होता है कि एज पर लॉ देर आर सम रेमेडीज गिवन, एज पर लॉ, एज पर लॉ मतलब एज पर एक्ट देर आर सम रेमेडीज गिवन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो आप ये रेमेडीज के थ्रू वो वर्क ऑन कर सकते हो, ये रेमेडीज के थ्रू आप आपका वर्किंग चालू रख सकते हो। प्रोविजंस आर नथिंग बट the rules, the law which is given to us in order to follow in certain conditions, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या हो गया, तो इसमें या इसमें ये प्रोविजन दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो दिया है तो आप वो फॉलो करोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं दिया है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो दिया है तो आप वो फॉलो करोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं दिया है तो आप पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर रेशियो दिया है, पार्टनरशिप डीड में रेशियो दिया है, तो आपको वो रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनको 2:1:1 रेशियो है ना, तो रेशियो में देखेंगे 2:1:1 में देना है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो 2:1:1 में ही शेयर होगा, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं दिया, सोचो रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या बोला है, इक्वली देना है, तो ए बी सी को हम इक्वली दे देंगे, जो भी आएगा 1:1:1 में बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ गया आपको ये कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो दिया है आपको वो रेशियो लेना है, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं दिया है आपको
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा जो भी लॉस आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट, सम के टाइम पे बहुत काम आने वाला है वो। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमको बहुत हेल्प होगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इट इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अभी इसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ है? अगर प्रोविजन ये है, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ठीक है, और दूसरा इसमें कंसिडर करेंगे डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया है कि कौन से मंथ से ड्राइंग चालू करना है, तो वही डेट लेना है। अभी फॉर एग्जाम्पल हमको डेट दिया कि 1 अक्टूबर से ड्राइंग लिया उसने, 1 अक्टूबर से ड्राइंग लिया, तो अक्टूबर टू मार्च कितना हो गया आपका? जो मंथ दिया है वो मंथ ले लेंगे अपन, अक्टूबर टू मार्च मेरा जो ईयर एंडिंग है उतना मैं काउंट कर लूंगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा तो जो डेट दिया रहेगा वो डेट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो ऑन एन एवरेज आपको 6 मंथ्स लेना है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो आप ये मान के चलोगे कि 6 महीने के हिसाब से लेना है। अगर डेट दिया है तो वो डेट आप फॉलो करो, अगर डेट नहीं दिया है तो आप ऑन एन एवरेज कितना मंथ्स लोगे? आपको एज्यूम करना है कि 6 मंथ्स। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम बता रहे हैं, कोई एजम्पशन नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो हमको ऑन एन एवरेज कितना देना है? इट शुड बी चार्ज एट 6 मंथ्स। क्लियर? दिस इज अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी ये क्या है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? अभी पार्टनर कभी कभी बिजनेस को पैसा देता है, पार्टनर कभी कभी क्या कर देता है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत है। तो सोचो हमारी एक पार्टनर है रीना, तो रीना ने बिजनेस को 5 लाख रुपीज दे दिया। अभी उसने 5 लाख रुपीज दिए तो उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी पैसा देगी, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है? इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउडेड। अगर रेट नहीं दिया है, अगर आपको रेट दिया है तो आपको रेट फॉलो करना पड़ेगा, जो भी परसेंट इंटरेस्ट दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको रेट नहीं दिया है तो आपको कितना परसेंट लेना है? 6% लेना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर रेट दिया है तो रेट ले लो, नहीं दिया है तो आपको 6% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये क्या बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में बोला है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट के बारे में बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। तो अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है इंटरेस्ट देने तो आप इंटरेस्ट दे दो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है, क्या करोगे तभी? इन दैट केस तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है? पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है देने का तो देने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। वैसे अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है देने का तो नहीं देने का। क्लियर? सैलरी और कमीशन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। सैलरी और कमीशन बेटा अपने सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट वाले हैं तो वो ले रहे हैं हम। ठीक है, जो जो अपने को इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वही कवर कर रहे हैं। सैलरी और कमीशन, तो ये भी यही चीज होती है यहाँ पे। एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अलाउड ही नहीं है देना, सैलरी कमीशन वगैरह पार्टनर्स को देना अलाउड नहीं है। फिर भी अगर पार्टनरशिप डीड में
पार्टनरशिप डीड में बोला है देना है तो देना है। अगर बोला है पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है, मेंशन ही नहीं किया है, तो जबरदस्ती उसको सैलरी और कमीशन देने मत जाओ। ठीक है। तो दीज आर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप। प्रोविजन में क्या क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कवर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, एंड सैलरी एंड कमीशन। तो छोटा सा रिवीजन ले लेते, तो हमने क्या क्या किया इस छोटे वीडियो में? इंट्रोडक्शन किया, हमने डेफिनेशन किया, हमने फीचर्स के कुछ पॉइंट देखे, हमने पार्टनरशिप डील के कंटेंट्स देखे, और हमने कुछ प्रोविजंस देखे जो हमको याद रखना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर रेट नहीं दिया है, टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो ऑन एन एवरेज कितने मंथ लेना है? 6 मंथ्स लेना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऑन एन एवरेज अगर रेट नहीं दिया है तो कितना पकड़ोगे? 6% पकड़ोगे। ठीक है। सैलरी एंड कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है देना है तो देना है, नहीं बोला है तो नहीं देना है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। अभी मेरा जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आएगा, जो आपका थियरी का, जो आपका लास्ट होगा, ये चैप्टर का थियरी सेशन का लास्ट वीडियो होगा, वो होगा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, जो अपना मेन है, क्योंकि वी आर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, हमको फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। थियरी तो हमारे नॉलेज के लिए है, तो वो हमारे लिए मेन पार्ट होगा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, कि पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स है ना बेटा, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है, देखना पड़ेगा कितने पार्टनर्स है, तो सबका अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है। तो हमारे सिलेबस में 2 या 3 पार्टनर तक ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। तो उनका हिसाब कैसे मेंटेन करना, उनका कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डू लाइक, share and subscribe this video, and please share this video with your friends who are in 12th standard. I'm sure they will be happy to see this, and ask them to subscribe as well as share. Thank you very much. Next video will be uploaded soon. Jai Maharashtra, Jai Hind.